You're watching Book Bites. क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे समाज में पैसे को लेकर एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ हम सभी सुख सुविधाओं, वित्तीय स्वतंत्रता और एक बेहतर जीवन की गहरी चाह रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पैसे के बारे में खुलकर बात करना या उसे समझने की कोशिश करना अक्सर एक वर्जित विषय माना जाता है। जरा सोचिए, क्या आपकी शिक्षा ने आपको वास्तव में ये सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उसे कैसे बचाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, उसे कैसे आपके लिए काम पर लगाया जाता है? या फिर आपको केवल एक अच्छा कर्मचारी बनने, एक स्थिर वेतन पाने और जीवन भर बिलों का भुगतान करने की दौड़ में शामिल होना सिखाया गया? आज हम इसी मानसिकता की गहराई में उतरेंगे और उस अदृश्य वित्तीय शिक्षा को समझेंगे जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग नहीं सिखाते। दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। इस गहरे सफर को बेहतर तरीके से महसूस करने के लिए और हर शब्द की गहराई को समझने के लिए कृपया ईयरफोन्स का इस्तेमाल जरूर करें और खुद को अगले कुछ समय के लिए दुनिया के शोर से अलग कर लें। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की कालजयी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। ये पुस्तक केवल अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पैसे, संपत्ति और दायित्वों के बारे में हमारी बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देती है। इस ऑडियो सीरीज में आप सीखेंगे कि कैसे दो पिताओं, एक उच्च शिक्षित लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षशील और दूसरे बिना औपचारिक शिक्षा वाले लेकिन वित्तीय रूप से स्वतंत्र की मानसिकता ने लेखक के जीवन को बदला। हम वित्तीय साक्षरता के उन स्तंभों को समझेंगे जो आपको चूहा दौड़ से बाहर निकलने में मदद करेंगे। हम जानेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या अंतर होता है, करों और कॉरपोरेशंस का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे अपने वित्तीय अंतर्दृष्टि को जगाया जाता है। ये पुस्तक आपके सोचने का तरीका बदल देगी। रॉबर्ट कियोसाकी जब छोटे थे तो उनके सामने दो अलग-अलग मानसिकता वाले पिता थे, जिनकी शिक्षाओं ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते थे, एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, डिग्री हासिल की और एक स्थिर नौकरी में सफल रहे। वे एक प्रोफेसर थे और हमेशा यही सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो और स्थिर आय प्राप्त करो, क्योंकि ये सुरक्षा का रास्ता है। दूसरी ओर उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे, जिन्हें उन्होंने रिच डैड कहा, जिनके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी, लेकिन वे एक उद्यमी थे और पैसे को अच्छी तरह समझते थे। पुअर डैड जब किसी महंगी चीज को देखते थे तो वे यही कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार है जो आपके दिमाग को सोचना बंद कर देता है। ये एक पूर्ण विराम की तरह काम करता है जो आपको उस स्थिति का गुलाम बना देता है। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को एक अलग सवाल पूछना सिखाया, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? ये सवाल आपके दिमाग को चुनौती देता है, ये इसे सक्रिय बनाता है और आपको समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। जहां पुअर डैड सुरक्षा और नौकरी की बात करते थे, वहीं रिच डैड अवसर और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करते थे। रॉबर्ट ने देखा कि पुअर डैड हमेशा पैसे के लिए काम करते थे। वे अपनी नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर थे और लगातार खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत बढ़ाते जाते थे। ये एक तरह की बेबसी थी जहां वे अपनी आय के गुलाम बन चुके थे। दूसरी ओर रिच डैड ने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। उन्होंने संपत्ति का निर्माण किया जो उनके लिए पैसा बनाती थी। वे पैसे के मालिक थे, न कि नौकर। यही अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, दूसरा पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है। ये मानसिकता का बदलाव है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे तब तक आप सीमित रहेंगे, लेकिन जब आप संपत्ति का निर्माण करेंगे तो आपकी आय असीमित होगी। पुअर डैड ने हमेशा मेहनत को पैसे कमाने का एकमात्र साधन माना, जबकि रिच डैड ने पैसे को एक शक्ति माना जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है कि आप पैसे को किस रूप में देखते हैं। क्या आप पैसे को एक साधन के रूप में देखते हैं या एक मालिक के रूप में? रियल लाइफ का उदाहरण लें तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छी नौकरी पाते हैं और अच्छी तनख्वाह कमाने लगते हैं,
लेकिन जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं। वे एक महंगी कार खरीदते हैं, एक बड़ा घर लेते हैं और लगातार क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल अधिक खर्च कर रहे हैं। वे अपनी आय के गुलाम बन चुके हैं और अपनी नौकरी छोड़ने का डर उन्हें लगातार काम करने के लिए मजबूर करता है। वे अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अधिक कमाते हैं, लेकिन परिणाम वही रहता है, वे कभी भी चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो वित्तीय साक्षरता को महत्व देता है, वो अपनी आय का एक हिस्सा संपत्ति में निवेश करता है। वो समझता है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपनी संपत्ति का निर्माण करता है, न कि अपने खर्चों का। वो एक व्यवसाय शुरू करता है या शेयरों में निवेश करता है या रियल एस्टेट में पैसे लगाता है। वो समझता है कि उसकी संपत्ति उसे निष्क्रिय आय प्रदान करती है, जो उसे अपनी नौकरी से स्वतंत्र बनाती है। वो एक ऐसी वित्तीय सुरक्षा का निर्माण करता है जो उसे कभी भी अपनी आय के लिए गुलाम नहीं होने देती। यही अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर है, जो केवल वित्तीय साक्षरता और मानसिकता के बदलाव से संभव है। जब तक आप अपनी पर्सपेक्टिव नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी वित्तीय स्थिति नहीं बदलेगी। कई बार आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत सब्टरफ्यूज का सहारा लेना पड़ता है, जहां आप अपनी असली शक्तियों को एक आवरण के पीछे छिपा कर रखते हैं। दफ्तर में आपको अपने बॉस की कमियों को चतुराई से ढकने और अपनी असली क्षमता को तब तक छिपा कर रखने की आवश्यकता है जब तक कि सही समय न आ जाए। ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान को समझने का एक तरीका है। जीवन में जब आपको पता होता है कि आपका अगला छोटा कदम क्या है, तो भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। हमारे जीवन में वित्तीय ज्ञान की कमी अक्सर इसलिए नहीं होती कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास स्पष्टता नहीं है। हमें जानना है कि हमें अमीर बनना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगले 10 मिनट में हमें क्या करना है। जब आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, तो आप अपने दिमाग को जीत का स्वाद चखाते हैं। हर छोटी जीत आपके दिमाग में डोपामाइन का संचार करती है, जो आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे ये छोटे कदम एक गति यानी मोमेंटम बनाने लगते हैं। एक बार जब आप इस गति में आ जाते हैं, तो वित्तीय अनुशासन आपके लिए बोझ नहीं रह जाता। ये एक बहती हुई नदी की तरह हो जाता है, जिसे रोकने के लिए ऊर्जा चाहिए, बहते रहने के लिए नहीं। हम अक्सर अमीरी को उन चीजों से तौलते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं। एक बड़ा आलीशान घर, एक चमकती हुई महंगी कार और दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के कपड़े। समाज और हमारे आसपास के माहौल ने हमें बचपन से ही यही सिखाया है कि सफलता इन्हीं भौतिक चीजों में बसती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग अमीर होने से ज्यादा अमीर दिखने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकती है। कियोसाकी है अमीर पिता ने उन्हें संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला अंतर सिखाया था। एक एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, चाहे आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हो या चैन की नींद सो रहे हो। और इसके ठीक विपरीत एक लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। ये नियम सुनने में इतना आसान और सीधा लगता है कि कई बार उच्च शिक्षित और बहुत समझदार लोग भी इस बुनियादी डाइकोटमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमाते, बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वे पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई से ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं जिन्हें वे अपनी संपत्ति समझते हैं, लेकिन असल में वे केवल उनके दायित्व होते हैं। आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं। दुनिया भर में और खासकर हमारे समाज में मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा सपना अपना खुद का एक घर होना होता है। पीढ़ियों से हमें यही बताया गया है कि आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश और आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन जब हम अमीर पिता के वित्तीय नजरिए से इस बात का विश्लेषण करते हैं, तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। जब आप एक घर खरीदते हैं, खासकर बैंक से भारी भरकम लोन या मॉर्टगेज लेकर, तो क्या वो घर हर महीने आपकी जेब में पैसा ला रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत हर महीने आपको ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, घर का रखरखाव, बिजली के बिल और बीमा के रूप में अपनी जेब से एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो घर नकदी प्रवाह या कैश फ्लो के नियम के अनुसार आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है।
जब आपका सबसे बड़ा निवेश ही आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा हो, तो आप अनजाने में एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां आपको उस घर की किश्तें चुकाने के लिए हर हाल में अपनी नौकरी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये असुरक्षा का डर आपको कभी भी अपनी नौकरी छोड़ने, अपने जुनून का पालन करने या कोई नया व्यावसायिक जोखिम लेने की इजाज़त नहीं देता। इसे हम आज के दौर के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक युवा विद्यार्थी है जिसने दिन रात एक करके सालों की मेहनत के बाद कोई बहुत कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास की है। शायद कोई बड़ी बैंकिंग परीक्षा पास करके एक सुरक्षित और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल की है। नौकरी लगते ही समाज, दोस्त और परिवार की पहली उम्मीद होती है कि अब एक गाड़ी ली जाए और फिर एक बड़ा घर। वो युवा समाज के दबाव में आकर बैंक से लोन लेता है और एक शानदार गाड़ी खरीद लेता है। अब उसकी महीने की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा सीधे उस गाड़ी की ईएमआई में जाने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, उसका प्रमोशन होता है और उसकी आमदनी बढ़ती है, वो पुरानी गाड़ी बेचकर और बड़ी गाड़ी ले लेता है या क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल करके अपनी जीवन शैली को और भी ज्यादा महंगा बना लेता है। उसकी आमदनी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन ठीक उसी अनुपात में उसके खर्चे और उसकी देनदारियां भी आसमान छू रही हैं। उसके वित्तीय जीवन में एक तरह का गहरा स्टैग्नेशन आ जाता है। वो बाहर से देखने में बहुत सफल, खुशहाल और अमीर लग सकता है, लेकिन अगर किसी कारणवश उसकी वो सुरक्षित नौकरी चली जाए तो वो कुछ ही महीनों में वित्तीय संकट में घिर जाएगा। यही वो अदृश्य चूहा दौड़ है जिसमें दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी बिना सोचे समझे दौड़ रही है। तो फिर जो लोग सच में अमीर होते हैं वे क्या करते हैं? अमीर लोग अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी मेहनत और अपनी आमदनी का सबसे पहला और बड़ा हिस्सा वास्तविक संपत्ति बनाने में लगाते हैं। वे ऐसी चीजें खरीदते या बनाते हैं जो उनके लिए 24 घंटे काम कर सकें। ये संपत्ति स्टॉक मार्केट में सही निवेश हो सकता है, कोई ऐसा रियल एस्टेट हो सकता है जहां से हर महीने एक निश्चित किराया आता हो, या फिर ये कोई ऐसा बौद्धिक काम या व्यवसाय हो सकता है जो एक बार स्थापित हो जाने के बाद लगातार मुनाफा दे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज दफ्तर से आने के बाद अपना कीमती समय सोशल मीडिया या टीवी देखने में बर्बाद करने के बजाय अपने किसी हुनर को एक उत्पाद में बदलने पर काम करता है। वो अपनी जानकारी और अपनी कला का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर एक डिजिटल कोर्स बनाता है, शायद संगीत सिखाने का या कोई और तकनीकी कौशल। उस कोर्स की रूपरेखा बनाने, उसे रिकॉर्ड करने और तैयार करने में उसे कई महीनों की अथक मेहनत लगती है। लेकिन एक बार जब वो कोर्स तैयार होकर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है तो वो एक जीता जागता एसेट बन जाता है। अब लोग दुनिया भर से उस कोर्स को खरीद रहे हैं और वो व्यक्ति सोते हुए, यात्रा करते हुए या अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए भी पैसा कमा रहा है। उसने अपने समय, ज्ञान और तकनीक का एक बेहतरीन लेवरेज तैयार कर लिया है। अमीर लोग पहले अपनी संपत्ति का निर्माण करते हैं, फिर वो संपत्ति उनके लिए उनके सारे ऐशो आराम खरीदती है। वे कभी भी अपनी मेहनत की कमाई सीधे दिखावे की चीजों पर खर्च नहीं करते। वित्तीय साक्षरता का सबसे महत्वपूर्ण नियम ये समझना है कि आपके जीवन में पैसे का बहाव किस दिशा में हो रहा है। एक गरीब इंसान का नकदी प्रवाह बहुत सीधा और सपाट होता है। उसकी आमदनी आती है और वो मकान के किराए, भोजन और कपड़ों जैसे बुनियादी और जरूरी खर्चों में तुरंत बाहर निकल जाती है। एक मध्यम वर्गीय इंसान का नकदी प्रवाह थोड़ा उलझा हुआ होता है। उसकी आमदनी आती है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज यानी ईएमआई, कार लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो रोजमर्रा के खर्चों में खत्म हो जाता है। लेकिन एक अमीर इंसान का नकदी प्रवाह बिल्कुल अलग और योजनाबद्ध होता है। उसकी आमदनी आती है, वो सबसे पहले उस आमदनी को और ज्यादा एसेट्स खरीदने या बनाने में लगाता है। फिर उन एसेट्स से जो नई और निष्क्रिय आमदनी पैदा होती है उससे वो अपने सुख सुविधाओं के खर्चे पूरे करता है। ये केवल पैसे का प्रबंधन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, जहां आप पैसे को अपने ऊपर हुक्म चलाने नहीं देते, बल्कि पैसे को अपना सबसे वफादार कर्मचारी बना लेते हैं। अब एक पल के लिए अपनी खुद की जिंदगी की ओर मुड़कर देखिए और खुद से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, आप हर महीने जो पैसा कमा रहे हैं वो आखिर जा कहां रहा है? क्या आप उस पैसे से दूसरों को अमीर बना रहे हैं, जैसे कि बैंकों को, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को और बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों को, या फिर आप हकीकत में खुद को अमीर बना रहे हैं? जब हम आधुनिक दुनिया के भटकाव में आकर सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक देखकर ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, तो हम केवल दिखावे की अमीरी खरीद रहे होते हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव छिपा होता है। ये सफर थोड़ा मुश्किल और एकांत भरा जरूर है, क्योंकि जब आप एक नई कार की डाउन पेमेंट के बजाय वो पैसा किसी निवेश में डालते हैं या अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो समाज आपके लिए तालियां नहीं बजाता।
लोगों को आपकी वो बढ़ती हुई संपत्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप लोगों की नजरों में कुछ पल के लिए अमीर दिखना चाहते हैं या असल जिंदगी में बंद दरवाजों के पीछे आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र और शांत होना चाहते हैं। जिस दिन आप दिखावे को पूरी तरह से छोड़कर एसेट्स बनाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देंगे, उस दिन आप उस अंतहीन चूहा दौड़ से हमेशा के लिए बाहर निकलने का अपना रास्ता खुद बना लेंगे। अक्सर जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से होती है कि आप क्या काम करते हैं। जवाब में कोई कहता है कि वो एक बैंक मैनेजर है, कोई खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताता है, तो कोई डॉक्टर या शिक्षक। हम सभी ने अपनी पहचान को अपने पेशे या अपनी नौकरी के साथ इतनी गहराई से जोड़ लिया है कि हम अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय के बीच का वो बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर पूरी तरह से भूल गए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर पिता ने इस अज्ञानता को एक बहुत बड़े कॉनंड्रम यानी एक ऐसी जटिल पहेली के रूप में देखा जिसमें पूरी दुनिया बिना सोचे समझे उलझी हुई है। उनका कहना था कि आपका पेशा वो है जो आप अपना घर चलाने और अपने रोजमर्रा के बिलों को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन आपका व्यवसाय वो है जो आपकी वास्तविक संपत्ति या एसेट कॉलम का निर्माण करता है। एक साधारण मध्यम वर्गीय इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी और के व्यवसाय को बढ़ाने और किसी और को अमीर बनाने में लगा देता है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपनी मेहनत से उस कंपनी के मालिक को अमीर बना रहे होते हैं। जब आप अपनी सैलरी से सरकार को एक बहुत बड़ा टैक्स देते हैं तो आप सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं। और जब आप अपने घर या गाड़ी की भारी भरकम किश्तें चुकाते हैं तो आप असल में बैंक को अमीर बना रहे होते हैं। इन सब के बीच आपका अपना एसेट कॉलम पूरी तरह से खाली रहता है और आपकी अपनी कोई ठोस आर्थिक पहचान नहीं बन पाती। अपना खुद का व्यवसाय संभालने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी वर्तमान सुरक्षित नौकरी को कल ही छोड़ देना चाहिए और रातों रात कोई रिस्क लेकर कंपनी खोल लेनी चाहिए। असल में वित्तीय साक्षरता और अमीरी की शुरुआत आपकी नौकरी के साथ ही होती है। आप दिन में अपने बॉस के लिए काम कीजिए, अपना पेशा पूरी ईमानदारी से निभाइए, लेकिन शाम को घर आने के बाद आपको अपना कुछ कीमती समय अपने खुद के एसेट कॉलम को मजबूत करने में लगाना चाहिए। अमीर लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा असली संपत्ति जुटाने में लगाते हैं, ऐसी संपत्ति जो उनके शारीरिक रूप से मौजूद ना होने पर भी उनके लिए लगातार काम करती रहे और आमदनी पैदा करती रहे। ये संपत्ति कुछ भी हो सकती है। ये ऐसे छोटे व्यापार हो सकते हैं जिन्हें आपके रोजमर्रा के दखल की जरूरत नहीं है। अच्छे और सुरक्षित स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। आय पैदा करने वाली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या कोई बौद्धिक संपदा जैसे कि किसी किताब की रॉयल्टी या इंटरनेट पर मौजूद आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है। जब आप अपनी नौकरी से मिलने वाले पैसे को केवल दिखावे की लायबिलिटीज और महंगे गैजेट्स खरीदने में बर्बाद करने के बजाय उसे इन एसेट्स में निवेश करना शुरू करते हैं, तब आप असल मायनों में अपना खुद का व्यवसाय संभालना शुरू करते हैं। यही वो जगह है जहां आपके भीतर एक गहरी वित्तीय स्पष्टता जन्म लेती है और आप जीवन भर पैसे के लिए काम करना छोड़कर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखते हैं। इसे हम आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे कॉरपोरेट जगत के एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे समर्पित कर्मचारी की जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिन के 12-12 घंटे काम करता है। वो अपनी कंपनी का सबसे होनहार इंसान है, उसे लगातार प्रमोशन मिल रहे हैं और उसकी सैलरी भी बढ़ रही है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो मानसिक और शारीरिक रूप से इतना थक जाता है कि उसे ये सोचने का समय नहीं मिलता कि उसकी खुद की नेट वर्थ क्या है। वो अपनी बढ़ी हुई सैलरी का जश्न एक नई महंगी गाड़ी खरीद कर मनाता है जो अगले ही दिन से उसकी जेब काटना शुरू कर देती है। इसके ठीक विपरीत एक दूसरा कर्मचारी है जो अपनी 8 घंटे की शिफ्ट पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन वो अपने खाली समय को नेटफ्लिक्स देखने या पार्टियों में बर्बाद करने के बजाय वित्तीय बाजारों का अध्ययन करता है। वो अपनी सैलरी का 20% हिस्सा हर महीने बहुत ही समझदारी से अलग अलग आय देने वाले स्रोतों में निवेश करता है। कुछ ही सालों में वो अपनी नौकरी के साथ साथ एक ऐसा मजबूत वित्तीय ढांचा खड़ा कर लेता है जहां से उसे अपनी सैलरी के बराबर ही निष्क्रिय आय या पैसिव इनकम मिलने लगती है। अब अगर कंपनी में अचानक छटनी होती है या वो खुद तनाव से दूर होने के लिए नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे कोई डर नहीं सताता। उसने बड़ी ही चतुराई से अपने वित्तीय भविष्य को ऑर्केस्ट्रेट कर लिया है, यानी उसने अपनी योजनाओं को इतने बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित कर लिया है कि अब वो परिस्थितियों का या अपने बॉस का गुलाम नहीं रहा।
जब आप अपने एसेट्स बनाने लगते हैं और आपकी आमदनी बढ़ने लगती है, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सरकार और उसके द्वारा लगाए गए टैक्स यानी कर आते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो टैक्सों की शुरुआत केवल अमीरों की अत्यधिक संपत्ति को कम करने और उसे गरीबों में बांटने के नेक इरादे से की गई थी। शुरुआत में जनता ने इसका बहुत समर्थन किया, लेकिन अमीर लोग हमेशा से वित्तीय रूप से बहुत चतुर रहे हैं। उन्होंने टैक्सों के इस बढ़ते जाल से बचने के लिए कानूनी रास्ते खोज निकाले और यहीं से जन्म हुआ कॉरपोरेशंस की ताकत का। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉरपोरेशन का मतलब कोई बहुत बड़ी कांच की चमकदार इमारत और उसमें काम करने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है, एक कागज की फाइल है जो किसी सरकारी दफ्तर में रखी होती है। और ये छोटा सा दस्तावेज अमीर लोगों की संपत्ति को एक जादुई और बेहद मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। मध्यम वर्ग और गरीब लोग पैसे कमाते हैं, उस पर सबसे पहले अपना टैक्स भरते हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है उसी में अपना महीने भर का गुजारा करते हैं। लेकिन कॉरपोरेशंस का नियम बिल्कुल इसके उल्टा काम करता है। एक कॉरपोरेशन पैसे कमाता है, उसमें से अपने सारे जरूरी खर्चे करता है, जैसे गाड़ियां, यात्राएं, भोजन, और अंत में जो पैसा बचता है केवल उसी पर टैक्स देता है। ये वित्तीय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कानूनी रहस्य है, जिसे अमीर लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और मध्यम वर्ग केवल अज्ञानता के कारण इस पूरी अर्थव्यवस्था का सबसे भारी बोझ अपने कंधों पर उठाता है। इस भारी भरकम टैक्स व्यवस्था और रोजमर्रा की वित्तीय चुनौतियों के बीच खुद को सुरक्षित और आजाद रखने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल आईक्यू यानी वित्तीय बुद्धि को लगातार विकसित करना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार ये वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य और बेहद जरूरी स्तंभों पर टिकी होती है। अकाउंटिंग यानी पैसे के विज्ञान को पढ़ना और समझना, इन्वेस्टिंग यानी अपने पैसे से और पैसा बनाने की कला को सीखना, बाजार की समझ यानी मांग और पूर्ति के बुनियादी नियमों को जानना, और कानून यानी टैक्स और कॉर्पोरेट नियमों की गहरी जानकारी। जब आप इन चारों चीजों का सही ज्ञान हासिल कर लेते हैं तो आपके भीतर एक अडिग फोर्टिट्यूड यानी मानसिक दृढ़ता और साहस आ जाता है, जो आपको बाजार के हर उतार चढ़ाव में पूरी तरह से शांत और एकाग्र रखता है। तब आप डर कर या भीड़ के पीछे भागकर अपने फैसले नहीं लेते, बल्कि आप आंकड़ों, तथ्यों और नियमों के आधार पर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, एक आम इंसान जो अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा केवल टैक्स में गवा देता है, अगर उसे ये समझ आ जाए कि कानूनी रूप से अपने खर्चों को कैसे प्रबंधित करना है, तो वो उस बचाए गए पैसे से कितनी तेजी से अपने एसेट्स बना सकता है। ये सब कोई धोखा, बेईमानी या गैर कानूनी काम नहीं है, बल्कि ये खेल के नियमों को अच्छी तरह से समझकर उसे पूरी तरह से अपने पक्ष में खेलने की एक खूबसूरत कला है। जो इंसान इन नियमों को नहीं जानता या सीखने की कोशिश नहीं करता, वो पूरी जिंदगी मेहनत की चक्की में पिसता रहता है और व्यवस्था उसकी मेहनत की मलाई खाती रहती है। इसलिए आज और अभी से अपनी नौकरी के साथ साथ अपने खुद के व्यवसाय, अपने एसेट कॉलम और अपनी वित्तीय साक्षरता की नींव रखना शुरू करें, क्योंकि यही वो एकमात्र रास्ता है जो आपको सच्ची आजादी दिला सकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज का एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ धोखा ये है कि वो हमें जीवन में विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम्हें किसी एक विषय में बहुत गहरी महारत हासिल करनी होगी। एक डॉक्टर दिल का विशेषज्ञ बन जाता है, एक वकील केवल कॉर्पोरेट कानून का विशेषज्ञ बन जाता है और एक इंजीनियर किसी एक खास सॉफ्टवेयर का। रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता, जो खुद एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, इसी विचारधारा को मानते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी शिक्षा में जितना हो सके उतना विशिष्ट होना चाहिए ताकि उसे अच्छी तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी मिल सके। लेकिन उनके अमीर पिता का नजरिया इसके बिल्कुल विपरीत था। अमीर पिता का मानना था कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उनका सिद्धांत था कि एक इंसान को अपने जीवन में पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे नए कौशल सीखने के लिए काम करना चाहिए। जब आप केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो आप अपनी आत्मा और अपने भविष्य का सौदा कुछ चंद पैसों के लिए कर देते हैं। लेकिन जब आप किसी जगह पर इसलिए काम करते हैं ताकि आप वहां से सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप या अकाउंटिंग सीख सकें, तो आप अपने लिए एक ऐसा मानसिक खजाना जमा कर रहे होते हैं जिसे कोई बाजार का क्रैश आपसे नहीं छीन सकता। आपको जीवन में वर्सेटाइल यानी बहुमुखी होना चाहिए, जो समय आने पर हर तरह की भूमिका निभा सके। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो इस बात को गहराई से साबित करता है।
एक बार उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक बहुत ही होनहार महिला पत्रकार आई। उस पत्रकार ने रॉबर्ट से कहा कि वो भी उनकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती है। रॉबर्ट ने उसकी कुछ पुरानी किताबें पढ़ी थीं और वे जानते थे कि वो महिला बहुत ही शानदार लिखती है। उसकी भाषा और उसकी शैली दोनों बेहतरीन थीं, लेकिन फिर भी उसकी किताबें बाजार में नहीं बिक रही थीं। रॉबर्ट ने उसे एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची सलाह दी। उन्होंने कहा कि उसे किसी अच्छे संस्थान से सेल्स और मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए। ये सुनते ही वो पत्रकार भड़क गई। उसने कहा कि वो एक पेशेवर लेखिका है, कोई सेल्समैन नहीं, और वो इस तरह का नीचा काम नहीं कर सकती। तब रॉबर्ट ने बहुत ही शांति से अपनी एक किताब उठाई और उसके कवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ध्यान से देखिए, यहाँ बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं। ये एक बहुत ही गहरा सबक है। दुनिया ऐसे हजारों प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो अपने काम में तो माहिर हैं, लेकिन वे गरीब हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि अपने हुनर को बाजार में कैसे बेचा जाए। वे एक ऐसे महान उत्पाद की तरह हैं जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है। जब आप अपने मुख्य हुनर के साथ इन व्यावसायिक कौशलों को जोड़ते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत सिनर्जी पैदा होती है। तालमेल का ये जादू तब काम करता है जब एक उत्कृष्ट लेखक को बेहतरीन मार्केटिंग आ जाती है, या जब एक शानदार कंप्यूटर प्रोग्रामर को बिजनेस और अकाउंटिंग की समझ हो जाती है। अचानक से उनकी आमदनी 100 गुना बढ़ जाती है। लेकिन केवल ज्ञान हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग वित्तीय साक्षरता हासिल करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनके रास्ते में कुछ बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं। इनमें सबसे बड़ी बाधा है पैसे खोने का डर। सच तो यह है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जिसने कभी पैसे न गंवाए हों, लेकिन ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिन्होंने आज तक निवेश में एक भी पैसा नहीं गंवाया है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क ये नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि फर्क इस बात का है कि वे उस डर का सामना कैसे करते हैं। गरीब इंसान डर के कारण कभी खेल के मैदान में नहीं उतरता, वो हमेशा किनारे पर बैठकर सुरक्षित महसूस करना चाहता है। जबकि अमीर इंसान जानता है कि असफलता सफलता की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें अपनी सीढ़ियां बना लेते हैं। जो लोग हारने से बहुत ज्यादा डरते हैं, वे असल में जीतने की संभावना को भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। डर के साथ साथ एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है जिसे हम सिनिसिज्म यानी निराशावाद या दूसरों की बातों में आकर शक करना कहते हैं। हम सब के भीतर एक डरपोक आवाज होती है जो कहती है कि अगर मैं असफल हो गया तो। और जब हम अपने किसी नए इन्वेस्टमेंट या व्यवसाय के बारे में अपने दोस्तों या परिवार वालों को बताते हैं तो वे अपनी असुरक्षाओं के कारण हमारे इस शक को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। वे कहेंगे, अगर ये इतना ही अच्छा आइडिया होता तो क्या अब तक किसी और ने इसे नहीं किया होता, या आजकल बाजार बहुत खराब चल रहा है, अपना पैसा मत फंसाओ। ये निराशावाद हमारे कानों में जहर की तरह काम करता है। हम अफवाहों और दूसरों के डरों को सच मानकर बैठ जाते हैं और एक बहुत बड़ा अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। अमीर लोग इस शोर को नजरअंदाज करना जानते हैं। वे लोगों की राय पर नहीं बल्कि तथ्यों और अपने विश्लेषण पर भरोसा करते हैं। जब बाकी पूरी दुनिया डर कर अपनी संपत्ति बेच रही होती है, तब एक समझदार निवेशक उसी मौके का फायदा उठाकर सस्ते में एसेट्स खरीद रहा होता है। ये मानसिक स्वतंत्रता ही असल में दौलत कमाने की सबसे बड़ी चाबी है। इसके अलावा हमारी असफलताओं का एक बहुत बड़ा कारण हमारी अपनी छुपी हुई आलस्य और आत्मसंतोष की भावना होती है। अब आप सोचेंगे कि एक इंसान जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दफ्तर में गधों की तरह काम करता है, वो आलसी कैसे हो सकता है? लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया में सबसे आम प्रकार का आलस्य वो है जो अत्यधिक व्यस्त रहने का दिखावा करके किया जाता है। लोग जानबूझकर खुद को अपनी नौकरी और फालतू के कामों में इतना व्यस्त रखते हैं कि उन्हें अपनी बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति का सामना न करना पड़े। वे अपनी संपत्ति बनाने या निवेश के बारे में सोचने से कतराते हैं क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। वे बस एक आरामदायक स्थिति में जीना चाहते हैं और इसी आत्मसंतोष के कारण वे कभी उस चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते। जब आप अपनी जिंदगी में ये कहना शुरू करते हैं कि मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप असल में मानसिक आलस्य का शिकार हो रहे हैं। इसके बजाय जब आप खुद से पूछते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप अपने दिमाग को उस आत्मसंतोष की नींद से जगा रहे होते हैं। आज ही अपने आप से पूछिए कि क्या आप भी अपनी जिंदगी में केवल बिल चुकाने के लिए एक सुरक्षित नौकरी में कैद हैं? क्या आपका डर और आपका आलस्य आपके सपनों से ज्यादा बड़ा हो गया है? अगर हाँ, तो समय आ गया है कि आप पैसे के लिए काम करना बंद करें और ज्ञान, अनुभव और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काम करें।
बहुत से लोग ये तो समझ जाते हैं कि उन्हें इस अंतहीन चूहा दौड़ से बाहर निकलना है और वे ये भी जान जाते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच क्या अंतर होता है, लेकिन जब बात कदम उठाने की आती है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि असल जिंदगी में शुरुआत कैसे करें। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि हम सभी के भीतर एक सोया हुआ वित्तीय जीनियस है, लेकिन उसे जगाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कारण की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास कोई गहरा और भावनात्मक क्यों नहीं है, तो वास्तविकता की कठोरता और रोजमर्रा के संघर्ष आपको बहुत जल्दी हरा देंगे। ये कारण अक्सर हमारी गहरी इच्छाओं और उन चीज़ों का मिश्रण होता है जिन्हें हम जीवन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी दफ्तर के केबिन में दूसरों के आदेश मानते हुए नहीं बिताना चाहता, या मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को कभी भी पैसों की तंगी के कारण अपने छोटे छोटे सपनों को मारना न पड़े। जब तक आपके पास एक ऐसा आग लगा देने वाला कारण नहीं होगा जो आपको हर सुबह बिना अलार्म के बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे, तब तक कोई भी किताब या कोई भी वित्तीय ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। ये कारण ही आपकी सफलता और आपकी सारी मेहनत का सबसे बड़ा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक बनता है, जो आपके हर छोटे कदम को एक बड़ी क्रांति में बदल देता है। वित्तीय स्वतंत्रता की इस यात्रा में आपका हर दिन और आपके हाथ में आने वाला हर एक रुपया आपके लिए एक चुनाव है। जब महीने की पहली तारीख को आपके हाथ में आपकी तनख्वाह आती है, तो उसी क्षण आप ये तय करते हैं कि आप अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप उस पैसे को तुरंत सुख सुविधाओं, महंगे गैजेट्स और लायबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं, तो आप अनजाने में गरीबी और जीवन भर के संघर्ष को चुन रहे हैं। अगर आप उस पैसे से एक बड़ा घर या नई गाड़ी की EMI बांध लेते हैं, तो आप मध्यम वर्ग के उस सुनहरे पिंजरे को चुन रहे हैं जहां तनाव आपका स्थायी साथी बन जाएगा। लेकिन अगर आप उस पैसे का एक हिस्सा सबसे पहले अपने दिमाग को शिक्षित करने और एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, तो आप अमीरी और आज़ादी को चुन रहे हैं। सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित निवेश जो आप कभी भी कर सकते हैं, वो है अपने खुद के दिमाग और अपनी सोच पर किया गया निवेश। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां ज्ञान ही सबसे बड़ी और कीमती मुद्रा है, वहां आपको हमेशा नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए। अक्सर लोगों को अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर एक अचानक से एपिफनी यानी एक गहरा आत्मज्ञान होता है कि वे अब तक पूरी तरह से गलत दिशा में भाग रहे थे और उनकी तथाकथित संपत्ति असल में उनकी बर्बादी का कारण बन रही थी। लेकिन समझदार और सफल केवल वही इंसान बनता है जो इस कड़वे सच का सामना करते ही अपनी दिशा को तुरंत बदल ले। इस सफर में आपके आसपास के लोग और आपका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आपको अपने दोस्तों और सलाहकारों का चुनाव बहुत ही सावधानी और प्रूडेंस यानी समझदारी के साथ करना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने उन दोस्तों से मिलना छोड़ दें जिनके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप उन लोगों से वित्तीय सलाह लेना बंद कर दें जो खुद अंदर से डरे हुए हैं और हमेशा सुरक्षित खेलने की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको तैरना सीखना है तो क्या आप उस इंसान से सलाह लेंगे जो खुद पानी से डरता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आपको निवेश के बारे में सीखना है तो उस इंसान से मत पूछिए जिसने कभी कोई जोखिम न उठाया हो या जिसने दूसरों की सुनकर डर के मारे अपना पैसा निकाल लिया हो। उन लोगों की संगत में रहिए जो वित्तीय रूप से स्वतंत्र है, जो बाजार की चाल को गहराई से समझते हैं और जो पैसे के बारे में बात करने से कतराते नहीं हैं। आपकी संगत ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त पैसे को एक बुराई मानते हैं और हमेशा अपनी कम सैलरी का रोना रोते हैं, तो ये लगभग तय है कि उस समूह का छठा इंसान आप होंगे जो जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझेगा और कभी भी उस घेरे को तोड़ नहीं पाएगा। वित्तीय अनुशासन का एक और बहुत ही गहरा और कड़ा नियम है जिसे रॉबर्ट पे योरसेल्फ फर्स्ट यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें कहते हैं। ये नियम इंसान के आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा है। ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग जब पैसा कमाते हैं तो वे सबसे पहले अपने मकान मालिक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, सरकार के टैक्स और ग्रोसरी वाले को पैसा देते हैं। इसके बाद महीने के अंत में अगर कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो वे उसे खुद के लिए रखते हैं या निवेश के बारे में सोचते हैं। हकीकत ये है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं है और वे कभी भी निवेश शुरू नहीं कर पाते। लेकिन अमीर लोग इस नियम को बिल्कुल उल्टा लागू करते हैं। वे सबसे पहले अपनी आमदनी का एक तय हिस्सा, चाहे वो 10% हो या 20%,
अपने एसेट कॉलम में डालते हैं। इसके बाद जब उनके पास अपने रोजमर्रा के बिल चुकाने के लिए पैसे कम पड़ते हैं तो वे अपनी बचत या निवेश को नहीं तोड़ते। इसके बजाय वे उस वित्तीय दबाव का इस्तेमाल अपने दिमाग को दौड़ाने और पैसा कमाने के नए रचनात्मक तरीके ढूंढने में करते हैं। वो दबाव, वो तनाव उन्हें मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर आप खुद को सबसे अंत में भुगतान करेंगे तो आप कभी भी अपने भीतर के उस दबाव को महसूस नहीं कर पाएंगे जो आपको आपकी सीमाओं से बाहर धकेल सकता है और आपसे कुछ बड़ा करवा सकता है। अंततः ये सारी चर्चा, ये सारा ज्ञान तभी किसी काम का है जब आप जमीनी स्तर पर काम करने और एक्शन लेने की हिम्मत जुटा पाएं। हम अक्सर एक परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब मेरे पास थोड़े और पैसे होंगे, जब मैं बाजार को पूरी तरह से समझ लूंगा, या जब मेरी नौकरी में थोड़ा और ठहराव आ जाएगा, तब मैं निवेश करना शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि ये परफेक्ट समय जीवन में कभी नहीं आता। आपको आज जो कुछ भी ज्ञान है, आपके पास आज जो भी संसाधन है, उसी के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। एक बार जब आप पैसे कमाने के किसी एक वित्तीय फॉर्मूले में माहिर हो जाते हैं तो वहीं मत रुकिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो नियम कल काम कर रहे थे वे शायद कल काम न करें। आपको लगातार नए फॉर्मूले और नए तरीके सीखते रहने होंगे। दौलत कमाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप आज क्या जानते हैं, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बदलती दुनिया के साथ कितनी तेजी से नई चीजें सीख सकते हैं। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है, एक छोटी सी बचत से, एक छोटे से निवेश से, लेकिन उन छोटे कदमों का निरंतर और अनुशासित होना ही उन्हें समय के साथ विशाल बनाता है। अपने डर को स्वीकार करना, वित्तीय अज्ञानता को दूर करना और अपने एसेट्स बनाने पर लगातार काम करना ही सच्ची आजादी का रास्ता है। जिस दिन आप इस मानसिकता को पूरी तरह से अपना लेंगे, पैसा आपकी बेड़ियों का कारण नहीं बल्कि आपकी उड़ान का सबसे बड़ा साधन बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की इन गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के इस लंबे सफर के बाद एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि अमीरी और गरीबी किस्मत का नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे रोजमर्रा के चुनावों का नतीजा है। आपको आज से ही सब कुछ छोड़कर एक बहुत बड़ा निवेशक या व्यवसायी बनने की जरूरत नहीं है। बदलाव की शुरुआत रातों रात नहीं होती, बल्कि ये आपकी मानसिकता में आने वाले एक बहुत ही छोटे लेकिन पक्के फैसले से होती है। आज जब आप अपना ईयरफोन उतारें तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी सुरक्षा के पीछे भागते हुए बिताना चाहते हैं जो असल में कभी सुरक्षित नहीं है, या आप आज से ही अपने भविष्य का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं? आपको एक परफेक्ट इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कल से थोड़ा और ज्यादा जागरूक बनने की जरूरत है। आज से दिखावे की चीजों पर पैसा खर्च करने से पहले 2 बार सोचें और अपनी मेहनत की कमाई से ऐसी संपत्तियां बनाना शुरू करें जो आपके लिए काम करें। आपकी जिंदगी के हर दिन का छोटा फैसला आपकी तकदीर लिख रहा है। उठिए, अपनी वित्तीय शिक्षा की शुरुआत कीजिए और अपने सपनों की ओर वो पहला कदम बढ़ाइए। ये दुनिया आपके उस बेहतरीन वर्जन का इंतजार कर रही है जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।